हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो विल वेट फॉर नेक्स्ट 4 मिनट्स। अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, वरना हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, कल के जो सम्स दिए थे वो हो गए आपके होमवर्क में? यस सर। यस सर, डन। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर ये लास्ट थर्ड वाले में, ओके। एक्सरसाइज के थर्ड वाले में जो ओवरड्राफ्ट बचता है वो हाँ, हम रिसिप्ट साइड ही वापस लिख देंगे यस, जो ओवरड्राफ्ट बचेगा वो रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे टू हम। बैंक ओवरड्राफ्ट। यस, बैंक ओके। ओवरड्राफ्ट। डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन। यस सर। या
बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ओके, वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर तब तक किसी को कोई डाउट हो अभी तक जो हमने जितना चैप्टर किया है उसमें, तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर, नो डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं है लगता है। सर हेलो सर। जी यस। आप ये पीडीएफ है ना अकाउंट्स का चैप्टर जी 1, वो आप जी दिव्य सर को सेंड कर देना। ओके ठीक है, मैं बात कर लूँगा उनसे बेटा। ओके। या क्या स्टार्ट करें? चलिए, हमारा टाइम हो चुका है, 3 मिनट हमने वेट करना था, कर लिया। लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सम्स। नाउ हमने शुरू किया था विथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिलेटेड हमने 2 इलस्ट्रेशंस किए थे कल। एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको होमवर्क दिया था, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 3। नाउ अब मैं आपको बता दूं, जैसे वैसे आप मेरे साथ नए हैं, सो और ये मैंने पहली बार आपको होमवर्क दिया था जिसको मैंने क्रॉस चेक अभी तक आपका नहीं किया है। मैं सिर्फ ऐसा मान के चल रहा हूँ अभी कि आपने जेन्युइनली उसको किया होगा, ओके, बिकॉज ये आपकी भलाई के लिए ही है। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें, बिकॉज कुछ दिनों में मेरा होमवर्क देने का और चेक करने का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको बता दूं। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तब आपको वो होमवर्क करना होगा एंड उसका पीडीएफ बना के मुझे अपनी क्लास शुरू होने से पहले सेंड करना होगा। जिस बच्चे का वो पीडीएफ नहीं आएगा उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर एडमिट नहीं किया जाएगा। आई विल बी हैविंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका होमवर्क मेरे पास आएगा, वो मेरे साथ नेक्स्ट बैच में बैठेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है वो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि देखिए ये आपकी भलाई के लिए है। मेरा फ़ायदा तो कम है, आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसमें। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ कोऑपरेट एंड हेल्प मी टू एजुकेट यू। ठीक है, खुद को आपको एजुकेट होना है तो आपको मेरी मदद करनी होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ चुके थे। 4 कंसेप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको भी कंसेप्ट को हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, उसमें हम देखेंगे कि हाउ विल बी प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आप चाहें तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक बार देखें और फिर बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्वेश्चन पे रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। क्लब का नाम नहीं दिया गया है। दिस इज आवर illustration number 4. Income and expenditure account for the year ended। जो भी year ended होगा वो डेट आ जाएगा। बेसिक फॉर्मेट जो हमारे P&L अकाउंट का होता था सेम उसी टाइप का आपका फॉर्मेट होगा, दैट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ना। पर्टिकुलर्स अमाउंट
बेटा मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं अगर बहुत ज्यादा चीजें बड़ी लिखने जाऊंगा तो चीजें आएंगी नहीं। ओके, आपको कोई चीज अगर ना दिखे या ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो बोल के बता दूंगा, ठीक है। अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था? यस सर। यस। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग जो चीजें होती थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस, आप क्या करते थे उसका? डबल एंट्री करते थे उसमें। कैसे एंट्री करते थे उसकी? एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। बस वही कंसेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस होता तो वैसे करते, आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो पीएनएल अकाउंट में क्या करते, करंट ईयर की सैलरी में ऐड करते और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिख देते। इज इट क्लियर? Yes. नाउ अब समझिए। अच्छा, हम जो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं वो कितने साल का होता है? सिर्फ पर्टिकुलर 1 ईयर का होता है या 3-4 साल का मिक्स होता है? एक ही साल का होता है। एक ही साल का होता है ना। अच्छा, अब समझिए, अगर मैंने उसमें आपको दिया है दैट सैलरी विच वाज आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर विच इज पेड इन द करंट ईयर, मतलब वो खर्चा कौन से ईयर का है? पिछले साल का। पिछले साल का। लास्ट ईयर। और पे हाँ कब सर। किया है? इस साल। इस साल में। तो वो सिर्फ पे इस साल में किया है ना, एक्सपेंस थोड़ी इस साल का है। हम इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इस साल के ही एक्सपेंसेस लिखते हैं। यस और नो? यस सर। हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट। एंड अक्रूवल कंसेप्ट हमें क्या बताता है? तो जिस टाइम पे जो अकर हुआ है उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर दो। यस, मतलब अगर किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, अगर किसी का सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी बना के हमने उसकी लायबिलिटी बना दी होगी। यस, यस सर। उसको हमने लास्ट ईयर में ऐड करके उसका वो बना दिया Liability। होगा, प्रोविजन। और इस साल तो हम खाली उसको पे कर रहे हैं। तो बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पिछले साल की चीजें हैं उसको हटा देना है और इस साल की चीजों को हमें रिकॉर्ड करना है। ओके, अब उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 रीड कर रहा हूं, देखिए क्या होगा। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, क्या होगा इसमें? सर फीस क्रेडिट हुआ हमारा, इनकम आई हमारी। इनकम आया सर। बराबर, इनकम आई, कितनी आई? 3 लाख। 3,80,000। 380, पैसा तो 380 आया हाँ सर। है ना, कैश 380 आया, बट जिसमें से 80,000 कौन सा है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो है। तो वो तो हम इस साल में, इस साल की इनकम थोड़ी है, तो उसको हम हटा देंगे। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, फीस रिसीव, इनर कॉलम 3,80,000, ओके, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना? 80,000। 80,000। अभी तक, अभी इसको क्लोज मत कीजिएगा, अभी भी कंटेंट बाकी है। पॉइंट नंबर 2, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, मतलब ये कौन से ईयर का है? ये लास्ट ईयर का है ना। फॉर द ईयर, सर अगले साल का ही है। 80,000 है वो अगले साल का है। प्रीवियस ईयर का 80,000। या वही मैं तो बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2 की, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, मतलब वो कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। यस। एक मिनट, कोई स्टूडेंट है जो आंसर कर रहा है बट उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रियांशु, हेलो। ओके, आई डोंट नो किसकी कोई। बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी, बोर्ड जब लिख रहे हो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्ट, आपको क्या मतलब आ रहा ब्लर है? ब्लरी। ब्लर है। एक मिनट, आई ट्राई विद द कैमरा वंस अगेन। क्लियर है अब?
एक्चुअली कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी वजह से भी वो होता है. हाँ फीस रिसीव के नीचे आपने क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. हाँ ओके सर. ठीक है, तो जो पिछले साल का था उसको हटा दिया. नाउ पॉइंट नंबर 2 में फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, वो कौन से ईयर का है? करंट ईयर. करंट ईयर का. कैन आई से ये करंट ईयर की इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है? यस और नो? यस. तो कैन आई से इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. वेरी गुड. तो हम इसको ऐड करेंगे. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 10,000. इज इट क्लियर? यस. अच्छा, ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ होगी? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में सर. बैलेंस शीट में कौन सी साइड? एसेट्स. एसेट साइड. वेरी गुड. क्योंकि ये हमारी इनकम है विच इज नॉट येट रिसीव, तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए क्या बन जाती है? असेट बन जाती है. और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसको असेट साइड हम रिकॉर्ड कर लेंगे. क्लियर? यस सर. ओके, सो प्लस माइनस करके इसको आउटर कॉलम में ले लेते हैं. कितना आएगा? इट इज 3,10,000. क्लियर? वैसे तो मैं आपको अभी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, तब चीजें और भी क्लियर होंगी. बट एक बार एक बेसिक चीज के लिए इतना काफी है. क्लियर है ना बेटा ये पॉइंट? हाँ सर. यस सर. चलिए पॉइंट नंबर 3, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर. क्या करेंगे? सर पे की है एक्सपेंस. हाँ, बट उसमें 3,000 रुपए कौन सी है? प्रीवियस ईयर की. वेरी गुड, माइनस कर देंगे. तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट या सैलरी लिख लीजिए. इट इज इनर कॉलम 28,000 माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 3,000. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट रीड करो. पॉइंट नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब ये कौन सी है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. यस, करंट ईयर के एंड में. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 1,000. क्लियर? 26,000 आपका सैलरी का एक्सपेंस है. अब सुनिए, ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो कहां दिखेगा? लायबिलिटीज. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्लियर? यस सर. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 5, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहां पे? डेबिट. वेरी गुड. 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा प्लीज. एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत कीजिएगा, मार्क्स डिडक्ट होते हैं. सर जी सर, ये जो सैलरी के आपने लिखा है 26,000, उसको लाइन छोड़ के लिख सकते हैं एग्जाम में ऐसे? मतलब आप ऐसे लाइन खींच रहे हैं और इसके नीचे? हाँ. आई विल रिकमेंड कि आप सेम लाइन में लिखें, बट नीचे भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. एग्जाम में मैं चूंकि सीबीएसई का चेकर हूं, तो एग्जाम में हम देखिए, मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अगर आप ये लाइन छोड़ के ऊपर नीचे लिखे ना, तो वहां पे प्रॉब्लम पता है किसको आती है? प्रॉब्लम आती है जो स्कोर कर रहा है 80 on 80. मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं सब 80 on 80 लाएं. बट अब क्या होता है पता है? जब आपके मार्क्स 80 on 80 आते हैं ना, तब वो छोटी छोटी चीजों के मार्क्स डिडक्ट करते हैं. जैसे मैं भी आपको बोल रहा था शॉर्ट फॉर्म, तो अगर आपने यहाँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की जगह शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो वो आधा मार्क डिडक्ट कर लेंगे, 79.5 कर देंगे. ओके. आप चीजें परफेक्ट लिख रहे हैं. मैं आपको बहुत फ्रैंक बताता हूँ, जब मैं पेपर चेक करता हूँ सीबीएसई के, या कोई भी बंदा पेपर चेक करता है ना, सो वी आर लाइक ठीक है, बराबर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. बट जब पता चला इस बंदे का टोटल पहुंच रहा है 78, 79, 80, तब अगेन एकदम से सीरियसनेस आ जाती है कि अब उस बंदे का पेपर 4 बार और चेक होता है. ऊपर के डेबिट और क्रेडिट भी देखते हैं. यस, ऊपर के डेबिट और क्रेडिट भी देखे जाते हैं. तो वहां पे सारी चीजें बहुत परफेक्ट देखी जाएंगी. तो इसीलिए आप छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखिएगा, तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं.
एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट पे लिख दिया हमने। आगे टूर्नामेंट एक्सपेंस सेम यही आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है, 3000 नहीं, 3000 नहीं है, 12000। ओके, देन यू हैव मीटिंग एक्सपेंस, अगेन यहीं पे मीटिंग एक्सपेंस 18,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहीं पे traveling expense 6,000. Now next, purchase of books and periodicals including 19,000 for purchase of books, expense है, यस डेबिट होगा, यस गलत। देखिए टोटल खर्चा है 29,000 का, जिसमें से 19,000 की बुक्स है और बाकी का 10,000 क्या है, पीरियोडिकल्स। अच्छा, बुक्स हमारे लिए क्या है, असेट है। असेट को क्या पीएनएल में लिखते हैं, नो, तो माइनस कर लेंगे ना। यस, सिर्फ ये जो पीरियोडिकल्स का एक्सपेंस है ना वही लिखेंगे। अच्छा, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं पता है? नो सर। पीरियोडिकल्स नहीं पता, किसी को पता है पीरियोडिकल्स क्या होता है? नो सर। इट इज नथिंग बट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब जो होते हैं ना, ओके जनरली हम मैगजीन्स को पीरियोडिकल्स कहते हैं। तो वो आपके लिए असेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्सपेंस। तो अब यहाँ पे आपको बस यही दिमाग लगाना है कि टोटल खर्चा 29,000 का, जिसमें से 19,000 की बुक्स है और 10,000 का पीरियोडिकल है, तो 19,000 जाएगा बैलेंस शीट में और 10,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पीरियोडिकल्स 10,000। क्लियर? सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट, रेंट पेड, यहीं पे $10,000। देन पोस्टेज एंड टेलीफोन यहीं पे कितना, 15,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहीं पे 4,000। देन डोनेशन रिसीव्ड, वेरी गुड, क्रेडिट साइड। इनकम। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लिखा होता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वेरी गुड, कैपिटल इनकम हो जाता लायबिलिटी पे। लायबिलिटी कैसे होगी? हेलो, लायबिलिटी कैसे होगी? क्योंकि दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर मैंने आपको कहा था स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटल रिसिप्ट्स बन जाता है, सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी पे दिखेगा। याद आया? हाँ सर। यस सर। ओके, सो यहाँ पे ये हमारी इतनी चीज खत्म होती है। अब क्या करना है, जैसे पीएनएल अकाउंट को क्लोज करते थे उसी तरह हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। जरा क्लोज करके मुझे आंसर तो बताइए कितना आ रहा है। कीजिए प्लस 1,04,000 1,04,000 1,04,000। कौन सी साइड, डेबिट? टोटल टोटल है, टोटल है, टोटल कहाँ से है। टोटल 1,04,000 होगा? सॉरी इधर 330 तो इधर है, 3,30,000। 3,30,000 ये टोटल इज 3,30,000 330। उसमें से इसको माइनस कीजिए, 2,26,000। डेबिट साइड। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिखेंगे क्या। अच्छा, अगर ये पीएनएल अकाउंट होता तो क्या लिखते हैं? ओवरड्राफ्ट। हाँ बेटा, ओवरड्राफ्ट तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते थे। सॉरी सर। पीएनएल अकाउंट होता तो क्या लिखते हैं? प्रॉफिट होता। नेट प्रॉफिट लिखते हैं, है ना? बट ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2, वेरी गुड, सरप्लस
सरप्लस और ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ ऑफ इनकम इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओवर एक्सपेंस। क्लियर? अच्छा, अगर वही चीज यहां आती तो क्या लिखते हैं? बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। ठीक है? नाउ सर एक बार वापिस से बोलिए, ये बीच बीच में कोई बोल रहा था, कुछ सुना ही नहीं दिया। ओके, वापस से सुनिए। डेबिट साइड पे डिफरेंस आया, आपने लिखा सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। अच्छा, वही डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड आता तो आप लिखते हैं बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। क्लियर? हाँ सर, ये 2,26,000 किसका टोटल है? ये डेबिट टोटल साइड नहीं का है, डिफरेंस है। टोटल है 330। 3,30,000 ये आ गया। 330 में से आपने इसको माइनस किया, जो 226। डिफरेंस आया वो 226 है। क्लियर? अब सुनिए, अगर ये पीएनएल अकाउंट होता तो इधर नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, कहां ले जाते हैं? कैपिटल में कैपिटल में क्या करते हैं? वो ऐड कर ले, ऐड कर लेते हैं। प्लस कर देते, यहाँ पे नेट लॉस होता तो क्या करते हैं? माइनस हो गया। माइनस करते हैं माइनस कर ना। लेते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या करना है? वही करना है। जो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड दिखेगा, कैपिटल फंड, उस कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड कर लेना है या डेफिसिट को माइनस कर लेना है। क्लियर? यस हाँ सर। यस सर। कोई भी डाउट है अभी तक? नो नो। क्लियर ना एकदम? यस ओके, एकदम। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे भी हम बेसिक चीजें समझ चुके हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आप इसके जो डिफरेंसेस हैं वो एक बार हमें देख लेने होंगे। ओके, वो मैं एक बार आपको जब थियरी एक साथ ही करवा दूंगा पूरी, वो हम आगे देख लेंगे। नाउ अब बैलेंस शीट की बात है। बैलेंस शीट तो ठीक है, हम बना देते हैं। ओके, नाउ अब समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा स्टोर अप करना पड़ेगा मुझे। एक छोटा सा आपके लिए एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ध्यान से उसको देखिए और जो मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। चलिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, कैश, बैंक। ओके, अच्छा ये बैलेंस शीट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? आपने लायबिलिटी और एचएस नहीं लिखा ना सर? लायबिलिटी में? लायबिलिटी और एचएस ऊपर लिखना होता है ना अच्छा, बैलेंस शीट में। चलिए लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। चलिए अब
हेलो सर, मैच ही नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा। ओके, कहाँ डिफरेंस है? असेट से डिफरेंस है या लायबिलिटी से डिफरेंस है? बिल्स रिसीवेबल आएगा ना वहाँ पे तो। जरूरी थोड़ी है, मेरे पास हो ही नहीं तो बिल रिसीवेबल। सॉरी, कैपिटल बाकी है। किसने कहा ये यार, किसने कहा? कैपिटल नहीं, ये जो छोटी सी आवाज आ रही है पीछे से वो किसकी है? हल्की सी, मेरे को एक्चुअली क्लियर। प्रियांशु। प्रियांशु। प्रियांशु, आपका माइक एक बार टेस्ट कीजिए, या तो हेडफोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो सुनिए, जो मैं आपको सिखाना चाहता वो था, वो सिर्फ यही चीज है जो कि प्रियांशु ने कही कि दिस बैलेंस शीट इज इनकम्प्लीट बिकॉज यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, तो जब हम एनपीओ के सम्स करेंगे उसमें हमें यही कुछ करना होगा कि जब आपको एक फुल फ्लैज सम दिया जाएगा, एक फुल फ्लैज सम जहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको चाहिएगा ओपनिंग कैपिटल। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट होगा वही। वेरी गुड, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग फिगर होंगे उनको हम लेंगे और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। एंड उसमें से हम क्या फाइंड करेंगे? कैपिटल। कैपिटल। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो इसी बेस पे एक सम है जिसको हम देख लेते हैं, बहुत छोटा सा सम है, देख लीजिए। इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, देखा जाए तो बहुत लिखना easy है हमको? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं इस वाले सम को तो आपको ऐसे ही करवा दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये खाली आपको एक डेमो एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज नॉट एन इलस्ट्रेशन। तो अगर आप सबको पीडीएफ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? नो सर। अरे, पीडीएफ नहीं दिख रहा आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बेटा दिख एक रहा है बार, ना, एग्जांपल एक 1 मिनट, लिखा है, अरे देख। भाई ऊपर नहीं दिख रहा है भाई, लिखा हुआ एक मिनट, अगर आपको पीडीएफ नहीं दिख रहा है तो अभी आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 ना? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। सर राइट साइड कॉर्नर पे एक छोटा सा कुछ होगा। देखिए, दो स्क्रीन दिख रही होगी आपको, एक बोर्ड दिख रहा होगा एक साइड पे और एक पीडीएफ दिख रहा होगा। आप बोर्ड वाली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो बोर्ड वाली स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, पीडीएफ वाली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ बड़ा हो जाएगा। क्लियर? नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 April 2020 asset and liability of Young Club India in Young India Club are as follows। आपको assets दे दी, आपको liability दे दी, आपको capital fund फाइंड करना है। कैसे करोगे? कैसे फाइंड करोगे कैपिटल फंड? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आपको आती है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने? कैसे बनाते हो ओपनिंग बैलेंस शीट? जो असेट्स के फिगर है उसको असेट्स की साइड लिख लीजिए, जो लायबिलिटी के फिगर है उनको लायबिलिटी साइड लिख लीजिए। यस और नो? यस सर। और जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? कैपिटल। वेरी गुड, यहाँ भी कुछ ऐसे ही करना है आपको। देखिए, जो असेट्स दिया है उनको असेट्स की साइड लिख लिया है हमने, that is land and building 2 lakh, furniture 65,000, cash in hand 25,000, subscription receivable 30,000। ठीक है, जो लायबिलिटी है उनको लायबिलिटी साइड लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आया दैट इज ऑन द लायबिलिटी साइड, क्या हो जाएगा वो? कैपिटल। कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे हम उसको? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। ठीक है, अच्छा गिव मी अ मिनट, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स है जिनका मेरे पास बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आसिफ, आर यू अवेलेबल विद अस?
Can you hear us? हाँ सर. Okay. What about खुशी? हेलो, यस सर. आपको आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ सर. ओके, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है. ओके, नो इशू. देन वी हैव निहार. Yes, sir. ओके, ही इज अवेलेबल. विवेक. यस सर. ओके, ठीक है. सो एंड हेमानंद. यस सर. ग्रेट. चलिए, सो समझ में आ गया आपको कैपिटल फंड कैसे फाइंड करना है? यस सर. ओके, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ. अब एक आपको थोड़े से और कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ. ये तो असेट लायबिलिटी लोन जैसे हम लिखेंगे अपना आप आ जाएगा. बैलेंस शीट का पार्ट है छोटा सा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. ओके, वैसे तो कंसेप्ट मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बट एक बार एक छोटा सा रिकैप और दे दूं मैं आपको कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम कैसे डील करते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? कोई बताएगा? सर इसमें कोई फंड होता है स्पेसिफिक और उससे स्पेसिफिक फंड होता है. हाँ, और जो भी ऐड और डिडक्ट करना हो उसमें से करना होता है. फंड वेरी गुड, वेरी गुड. So fund based accounting is nothing when the fund is collected, when the fund is created for a specific purpose. अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड कलेक्ट किया है, ओके, एंड अब क्या होगा कि उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ जाएगा? कहाँ से जाएगा? वो फंड में से. अच्छा, उसमें जो भी इनकम, उसके लिए जो भी पैसा आएगा वो कहाँ आएगा? फंड में, उसी फंड में, है ना? अच्छा, हम ऐसा भी करते हैं कि इस फंड का जो पैसा बचा है हम उसको कई बार इन्वेस्ट भी कर देते हैं. अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ जाएगा? फंड में. फंड में. क्लियर है? यस सर. बात समझ में आ रही है? यस. चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ और आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का 3-4 चीजें हैं जो कि मैं एक ही एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ. चलिए, मैं बनाऊंगा एक बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में मैं एक फंड बनाता हूँ. चलिए हम ले लेते हैं प्राइस फंड. आप एवरी ईयर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और टूर्नामेंट में लोगों को प्राइज देते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको प्राइज देते हैं. उस प्राइज को देने के लिए आपने एक फंड बनाया. तो आपके पास ओपनिंग फंड था 3 लाख रुपीस का. ठीक है, नाउ आपके पास इस साल प्राइज फंड के नाम से कंट्रीब्यूशन आया 2 लाख रुपीस. वो कहां जाएगा? प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा. यस सर. मैं इसमें ऐड कर दूं कंट्रीब्यूशन टू प्राइस फंड 2 लाख रुपीस. अच्छा, आपने इसमें से 1,50,000 के प्राइस दे दिए. वो पैसा कहां से डिडक्ट होगा? इसमें वो से फंड से ही होगा ना सर. वेरी गुड. तो इसमें से लेंगे प्राइस अवॉर्डेड 150. ओके. अच्छा, जो पिछले साल का प्राइस फंड था आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया था. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ओके, 3 लाख रुपीस. असेट है ना आपके लिए? यस. नाउ इस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिला 30,000 रुपीस का. ऐड हो जाएगा सर. अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्या? वो तो फंड इनकम में हुई होगा. ना. फंड में ऐड होगा. बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा. जब स्पेसिफिक फंड है और उस स्पेसिफिक फंड को आपने इन्वेस्ट किया है तो इससे जो भी रिटर्न आएगा वो कहां लिखेंगे हम? फंड में. फंड में ऐड हो जाएगा. ठीक है, चलो मैं सिचुएशन थोड़ी सी बदलता हूं. इसमें से प्राइस फंड था आपका 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर वापिस से बताइए क्या बोला. अगर आपको ऐसा लिखा है क्वेश्चन में
10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब क्या हुआ? 3 लाख का 10% ही इन्वेस्ट हुआ है। 3 लाख का 10% इन्वेस्ट हुआ है या 3 लाख का 10% इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा ना। इसका देखो, जब भी किसी इस पॉइंट के आगे परसेंटेज दिया हो ना, मतलब उसके ऊपर वो परसेंटेज एप्लीकेबल होता है। नाउ कैन आई से कि इस 3 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यस और नो? यस। अब समझो, मतलब आपको कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट? 30,000। 30,000। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज 20,000। उसका क्या मतलब हुआ? 20,000 मिला है और बाकी है 10 बाकी है। वेरी गुड। 20 मिल गया और 10 बाकी है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? डबल एंट्री करनी पड़ेगी। तो कहना ही से कि पहले तो जो इंटरेस्ट मिल गया उसको ले लो, तो यहाँ पे हम इधर ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट रिसीव 20,000, यस। हाँ। और कहना ही से प्लस इंटरेस्ट अक्रूड 10,000। यस और नो? यस। यस अच्छा, यस। जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो अभी तक मिला नहीं है, हम्म, तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी? इनकम एक्सपेंडिचर मिलेगी। बात समझ में आई आपको? एक और बात, वापस से सुनिए। देखिए, अगर यहाँ पे 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 है और आपको ऐसा बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 30,000, उसका मतलब क्या कि पूरा 30,000 इंटरेस्ट मिल चुका है। इन दैट केस कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इधर इंटरेस्ट रिसीव करके 30,000 ऐड कर लेना। क्लियर? सेकेंड केस, अगर आपको बोला है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख, मतलब उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 30,000। आपको बोला है इंटरेस्ट रिसीव 20,000, उसका मतलब 20 तो मिल गया और 10 अभी मिलना बाकी है। तो जो 20 मिल गया उसकी एंट्री हमने यहाँ ऐड कर दी, इंटरेस्ट रिसीव 20,000। और जो नहीं मिला उसको यहाँ ऐड करेंगे इंटरेस्ट अक्रूड 10,000, और बैलेंस शीट में असेट पे दिखेगा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। नो। क्लियर? यस। यस। बात समझ में आ गई अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलिए अब क्या करना है हमें? अब कुछ नहीं करना है, इसका प्लस माइनस कर लीजिए। 3,80,000। 6,80,000। हाँ, 6 कहाँ पहुंच गया बेटा? 3,80,000। 3 लाख 3,80,000। 80,000। 80 80। हाँ। ओके, दिस वाज द केस 1। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा केस बदलता हूं। यहाँ पे होता प्राइस अवॉर्डेड, अगर यहाँ पे होता प्राइस अवॉर्डेड 5,30,000, क्या होगा? वो तो जीरो आएगा ना सर। कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर? मतलब कोई फंड नहीं बचा, बराबर? आया ना बेटा? हाँ हाँ। यस सर, यस सर। केस 3 यहाँ पे होता क्या? 30,000 लॉस। 30,000 लॉस। लॉस, मतलब कहना ही से यहाँ पे फिगर आया नेगेटिव 30,000, हाँ, माइनस में आ रहा है। बराबर? इसको क्या करेंगे, मतलब जितना फंड था उससे ज्यादा का खर्चा हो गया, तो जितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ उसको आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड।
बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? तो अगर फंड बचता है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, फंड जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। बट अगर फंड नेगेटिव में चला गया तो जितना फंड एक्स्ट्रा यूज हुआ उसको खर्चा मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें। क्लियर? यस सर। एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ सर, ये इन्वेस्टमेंट Clear का था सॉरी, सर, इन्वेस्टमेंट वाला था ना, उसका कोई डाउट था कौन सा बोलिए? सर। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस फंड है 3 लाख और अगर हाँ। इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का, हाँ, तो अपन लोग उसमें से माइनस नहीं करते क्या इन्वेस्टमेंट को? नहीं, इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करते आप, क्योंकि उसके सामने आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अच्छा। जो प्राइस फंड का पैसा आया उसमें से आपने इन्वेस्ट किया ना, मतलब जितना फंड है, समझो 3 लाख का फंड है, उसमें से 2 लाख इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और समझाऊं तो देखो, अच्छा पहली बात, ये जब प्राइस फंड आया होगा तो जनरल एंट्री क्या की होगी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। मतलब वो अब आपको कहां दिख रहा है? यहाँ पे प्राइस फंड दिख रहा है 3 लाख रुपए, और खाली इमेजिन करना, यहाँ पे आपको कैश दिख रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है? अच्छा, इस 3 लाख में से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश गया है सर। इन्वेस्टमेंट टू कैश, मतलब यहां से कैश गया, समझो अगर 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो कैश गया 3 लाख रुपए का, जीरो हो गया, और सामने क्या दिख गया? इन्वेस्टमेंट। दिस इज द लॉजिक। क्लियर? और अगर आपका जो एग्जांपल है, आप बोलते हो कि अगर 2 लाख ही इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता? तो यहां पे दिखता 2 लाख रुपीस, और आपके पास कैश में अभी भी कितना दिख रहा होता? 1 लाख। क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट? यस सर। यस सर। So this is called fund based accounting. ओके सर। So ओके, अब चलिए, जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक शुरू हुआ है तो मैं आपको कौन से टाइप के फंड आते हैं वो भी थोड़ा समझा देता हूं। ओके, देयर आर कैटेगरीज ऑफ फंड। द फर्स्ट इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अच्छा, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या होगा? मतलब जो जनरल फंड है, वो जो जनरल फंड है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यस और नो? तो जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, दैट इज जनरल फंड। यस सर। नाउ व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड फंड? तो एक ही चीज के लिए होगा। अच्छा, कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज कर सकते? जो स्पेसिफिक चीजों के लिए होगा वो क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड फंड। उसको सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के लिए ही यूज किया जा सकता है, ठीक है? यस। ओके, थोड़ा सा और आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फंड में एक पॉइंट और आता है, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? पता है आपको? गवर्नमेंट बेनिफिट स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो मिलता है गवर्नमेंट को एक एक करके बोलिए प्लीज। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे थोड़े कुछ अमाउंट देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अमाउंट देते हैं। अच्छा, और कुछ? तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। सर इसके अंदर ही दिया हुआ है, देखो सर, पोलियो। नहीं, मुझे उसके अंदर नहीं देखना है ना बेटा। उसके अंदर देखना होता तो मैं आपको बुक के अंदर देख के ही नहीं पढ़ा देता। मुझे आपसे आंसर चाहिए। बच्चों को स्कूल ड्रेस दिए जाते हैं फ्री में। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, उसको भी कौन ग्रांट सी बोल स्कूल सकते फ्री हैं। में स्कूल ड्रेस देती है? मेरे को बताओ, डिवाइन देती है क्या? नहीं गवर्नमेंट स्कूल दे दी ना। गवर्नमेंट स्कूल देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगेन, हमारी चीजें, हमारी पढ़ाई हमारे घर से शुरू होती है। अच्छा, आपके घर में गैस है? हाँ, यस सर। गैस लाइन है या बॉटल है? लाइन है। लाइन है। अच्छा, लाइन से पहले गैस बॉटल होती थी, पता है? हाँ सर। हाँ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं। हाँ
अब आप देखिए, आपके एक सिलेंडर की कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए, है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप साल में आपका कंजम्पशन 6 सिलेंडर का है तो एक सिलेंडर पे 300 रुपए हम आपको ग्रांट देंगे, सब्सिडी देंगे, जिसका नाम आपने सब्सिडी भी सुना होगा। मतलब इट इज एन बेनिफिट विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। यस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, समझिए। अब जैसे हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल, अब देखिए, अच्छा क्या क्यों पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट स्कूल में कम है और प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा है? आपको पता है ऐसे एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है, मतलब एक ऐसा डिस्टिंक्शन है कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, ग्रांटेड स्कूल्स, नॉन ग्रांटेड स्कूल्स। आपको पता है? सेमी गवर्नमेंट फिर आता है, सेमी गवर्नमेंट आता है। डिफरेंस पता है आपको उसके बीच में? प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है। डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। डिफरेंस ये है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर पूरा का पूरा खर्चा पेरेंट खुद उठाता है, मतलब बच्चे का एक छोटे से छोटा खर्चा भी पेरेंट खुद उठाता है। बच्चे की जो सीबीएसई की, आपको पता है आपके स्कूल से सीबीएसई का एक फीस आपको आपने पे किया होगा 380 रुपीज और समथिंग पर सब्जेक्ट। यस सर। है ना, वो खर्चा किससे लिया? हमसे। आपसे ही लिया। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है पता है? ये सारे खर्चे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, मतलब स्कूल पूरा पैसा पे कर देगा किसके बिहाफ पे? स्टूडेंट के बिहाफ पे, एंड देन गवर्नमेंट उसको वो पैसा रीइंबर्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। इज इट क्लियर? अगेन, ये चीजें हमेशा स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दी जाती है। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो उनको हर चीज के लिए ग्रांट मिलती है। उनको बच्चों की स्कूल ड्रेस के लिए भी ग्रांट मिलता है, उनको बच्चों की बुक्स के लिए भी मिलता है, उनको बच्चों के जो भी कई बार वो मिड डे मील देते हैं उसके लिए भी उनको ग्रांट मिलता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? सो इट इज ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट इज एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट फंड क्या है? नहीं पता सर। नहीं पता? अच्छा, आपने बीएसटी में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस का चैप्टर पढ़ा है? 11th में पढ़ा होगा शायद, इंश्योरेंस का चैप्टर। 11th में सर सिर्फ अकाउंट्स में ध्यान दिया है और किसी में भी नहीं। अच्छा, ऐसा किसी है? में ओके। तो बट 11th में आप दूसरे सब्जेक्ट में भी तो ध्यान दिया होगा? नहीं दिया था। नहीं दिया? नो सर नो। अरे तो आपको दिव्येश सर पढ़ाते हैं ना आपको बीएसटी हाँ। इकोनॉमिक्स। ओके। आधे चैप्टर 11 में से सिर्फ 3-4 चैप्टर ही हुए थे। अच्छा, 11 में से 3-4 चैप्टर ही हुए थे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं ना, देयर इज एन पॉलिसी विच इज कॉल्ड एंडोनमेंट पॉलिसी। एंडोनमेंट पॉलिसी में क्या होता है, आप पैसा भरते जाइए, एक टाइम के बाद आपको वो पूरा पैसा रिफंड मिलता है विद इंटरेस्ट, विद बोनस, विद बेनिफिट्स। है ना, ऐसी पॉलिसीज आती है जहाँ पे LIC टाइप है। LIC टाइप आप हर महीने इतना इतना पैसा, समझो एवरी मंथ आप 10,000 भरते जाओ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और आपको 10 साल के बाद 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 मिलेंगे। इट इज कॉल्ड एंडोनमेंट पॉलिसी। नाउ एंडोनमेंट फंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंडोनमेंट फंड वो है जो कि डोनर देता है इसको, क्लब को या इंस्टीट्यूशन को। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि डोनर ये बोलता है कि मेरा पैसा आप सिर्फ रखोगे साइड पे, उसको इन्वेस्ट करोगे और उसका इंटरेस्ट आप यूज करोगे 5 साल के लिए, और वो पैसा रिटर्न, और 5 साल बाद वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो टाइम पीरियड तो उन पे डिपेंड करता है ना, कितना रखेंगे, 5 वो साल, डिपेंड 10 साल, करता 1 है, साल। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो क्या स्कीम रखते हैं। ओके, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूं जो कि हमारे एक ग्रुप में होता है। वी हैव अ रिलीजियस ग्रुप, जिसको पता है आपके समाज में ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं, सोशल ग्रुप एंड ऑल। सो वन ऑफ आवर ग्रुप, वहां पे ऐसा है कि वहां पे 100 to 150 फैमिलीज है
जो कि साल में 4 इवेंट करते हैं और बहुत सारा फन एंड सारी चीजें होती है। नाउ अब वो ग्रुप पैसा कहां से लाए? तो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 जनों को पकड़ा और 20 जनों से कहा कि आप 50-50 हजार रुपए हमें दे दीजिए फॉर 1 ईयर। अब सुनिए, 20 जनों से 50-50 हजार रुपए मिले, मतलब टोटल पैसा कितना आया? 10 लाख रुपीस। यस सर। अब वो 10 लाख रुपीस को वो लोग 1 ईयर तक इन्वेस्ट कर देते हैं और अब उनका क्या है, उनका तो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, दैट इज 3% पर मंथ या 2% पर मंथ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब उससे जो भी इंटरेस्ट आता है उससे सारे इवेंट के खर्चे निकल जाते हैं और 1 साल बाद जो भी डोनर ने पैसा दिया है उसको रिटर्न कर दिया जाता है और नए डोनर लाए जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Such an fund is called endowment fund. Clear? Yes. यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया एंडोमेंट फंड का? हाँ सर। कोई डाउट है? सर ये थियरी आप एक साथ ही करवा देना ना। नहीं, एक्चुअली ये आपको 2-3 चीजें अभी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके जब ये नाम आएंगे ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा फंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes. ओके, Yes, माय sir. नेक्स्ट फंड इज एन्युइटी फंड। अच्छा, एन्युइटी फंड क्या है पता है किसी को? बहुत इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही इजी स्पेसिफिक आपको एक कंडीशन Sir. लगा के मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। सर हाँ जी, आप सर बिना ब्रेक लिए ये पॉइंट समझा दो ना, किसी को कुछ पता नहीं है क्या है ये थियरी। मैं बिना ब्रेक लिए ही समझा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ही जा रहा हूँ। समझिए, ए जो है, ए का एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, विच इज बी। ओके, नाउ अब ए ने अपनी विल बनाई। अच्छा, विल क्या होती है पता है? यस सर। जायदाद, हाँ पता है ना। अब ए ने अपनी विल बनाई और ए ने क्या बोला पता है, कि मेरी सारी प्रॉपर्टी एबीसी क्लब के नाम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्लब इस पैसे को क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी एबीसी क्लब को तब मिलेगी जब एबीसी क्लब मेरे बच्चे को हर महीने का 1 लाख रुपए देगा। बात समझ में आई? सर तो रिपीट। वापस से, ए का सन है बी, समझो ये माइनर है, छोटा है, ये भी समझो है 10 साल का। ठीक है, ए ने क्या किया, ए ने अपनी विल बनाई और ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एबीसी क्लब को दे दी, जो कि एक एनजीओ है। बट उसकी एक कंडीशन है कि ये प्रॉपर्टी एबीसी क्लब को तब मिलेगी जब ये मेरे बेटे को लाइफ टाइम 1 लाख रुपए देगा पर मंथ। या तो एक स्पेसिफाइड पीरियड ले लिया जाता है कि फॉर 10 इयर्स। अच्छा समझो, जब ये 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? क्लब की। क्लब की एबीसी समझ में आई? सर। क्लियर Yes, है? sir. सो Yes, सच clear. अ फंड, ये भी पैसा इनके पास आ रहा है, सच अ फंड इज कॉल्ड एन एन्युइटी फंड। मतलब ये जो बच्चे के पास आ रहा है वो फंड ना। फंड तो इनके पास आया ना, ये पूरा एक ही प्रॉपर्टी किसके पास आई? क्लब के पास। क्लब के पास। इसको तो इनकम मिल रही है, इसके पास तो पैसा आ रहा है। हम तो क्लब की बात कर रहे हैं। क्लब के पास जो ये चीज आई, ये प्रॉपर्टी आई, ये पैसा आया, इसको हम बोलते हैं एन्युइटी फंड। तो सर लेगेसी किसको बोलेंगे? लेगेसी अलग हो गया, इसने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसको दे दी, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। तो लेगेसी में भी सर प्रॉपर्टी देते हैं? हाँ, लेगेसी में भी प्रॉपर्टी देते हैं। लेगेसी में ना वो खुद कुछ अर्न नहीं करता ना, प्रॉफिट नहीं लेता। भाई लेगेसी में किसी का कोई दान कर कंडीशन देता है। नहीं है, आपने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इसको दे दिया, दैट इज लेगेसी। और लेगेसी में कोई मतलब रिटर्न में कुछ लेता नहीं है ऐसा। देयर इज नो कंडीशन। हाँ, इसमें देता है। क्लियर? सो हाँ, sir. सच अ फंड इज कॉल्ड एन्युइटी फंड। क्लियर? Yes.
यस अच्छा, सर। मैं नेक्स्ट Yes. फंड पे आता हूँ, बहुत ही इजी है, लोन फंड। अच्छा, लोन फंड क्या होता है कि अगर आप लोगों को, अपने मेंबर्स को लोन देना चाहते हो और उनको लोन देने के लिए आप लोगों से पैसा कलेक्ट करते हो, अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट करते हो, तो उसको हम लोन फंड्स कहते हैं। ओके सर। क्लियर? नेक्स्ट इज फिक्स असेट फंड। फिक्स असेट फंड में क्या होगा, ये तो बहुत इजी है, आपको एक असेट बनानी है, आपको बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आप लोगों से पैसा ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स असेट फंड। एंड द लास्ट इज प्राइस फंड। प्राइस फंड का एग्जांपल अभी हम देख चुके हैं कि कोई टूर्नामेंट आप बनाते हो, कोई टूर्नामेंट आप करते हो, और उसमें जब आप लोगों को प्राइज देते हो, अवार्ड करते हो, उसके लिए जब कुछ स्पेसिफिक फंड बनाया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइस फंड। ओके सर। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो? ओके, सो ओके, एक काम कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको मैं होमवर्क में देता हूं, एक बार आज ट्राई कीजिएगा। ओके, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज में कल कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 3 तक। 3 तक दिया था ना? वेट, okay, so exercise illustration number 5 and exercise question number 4, 5, 6 6 में following summary of this is this, prepare receipts and payment account. Okay, 4, 5, 6, ठीक है। okay, illustration number 5 और exercise question number 4, 5, 6. ओके सर। okay, बाय। ओके, अब हम मिलेंगे कल। हाँ जी, आपको सेंड करना है क्या दिव्येश सर को? सॉरी, आपको सेंड दिव्येश करना है के लिए होमवर्क पे दिव्येश दिव्येश सर? मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए जो भी है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? एक बार आप खाली होमवर्क कंप्लीट कीजिए, अभी आपको शुरू नहीं करना है। लेट मी टॉक टू दिव्येश सर कि हमें इसको कैसे चैनलाइज करना है। अभी मैं उसको एकदम वैसा नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैंने आपको खाली एक आज हिंट दे दी, गाइडलाइंस दे दी कि ऐसा होगा फ्यूचर में, तो आप प्लीज अपना होमवर्क करने की आदत डाल दीजिए। अभी तो फोटोज भेजते हैं ना, पीडीएफ बाद अभी में। नहीं बनाएंगे, आप आज का नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। लेट मी हैव एन डिस्कशन विद दिव्येश सर एंड देन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। ओके, सो अगर आपके कोई भी डाउट्स या कुछ होते हैं तो आप एक बार दिव्येश सर को बोलिएगा, या मैं उनसे भी एक बार डिस्कस कर लूंगा कि हमें कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है? सो अब मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे गुड इवनिंग सर। गुड Thank you, इवनिंग। sir. गुड इवनिंग।